निकिता के कहने पर विक्रम नेहा और हर्षिता को ड्रॉप करने के लिए उनके घर की ओर निकला। नेहा को ड्रॉप करके हर्षिता के घर की ओर जा रहे थे, तभी टायर पंचर हो गया था, तो उसने टायर बदलने लगा। उसी समय बारिश भी होने लगी, लेकिन फिर भी विक्रम ने टायर चेंज किया, फिर आकर कार में बैठ गया। विक्रम को पूरी तरह भीगा हुआ देखकर हर्षिता ने उसकी ओर टिश्यू पेपर बढ़ाई। विक्रम ने टिश्यू लेकर चेहरा पोंछा और कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। जब ये हर्षिता के घर के नजदीक थे, तब अचानक से कार का इंजन ऑफ हो गया। विक्रम ने कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वह ऑन नहीं हो रहा था। विक्रम बार बार कोशिश कर रहा था, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हो रहा था। बाहर बारिश भी तेज हो रही थी। तब हर्षिता बोली, घर नजदीक है, मैं पैदल चली जाऊंगी। ये कहकर वो दरवाजा खोलने लगी, तब कुछ सोचकर मुड़ी और बोली, तुम भी अंदर आ जाओ, बारिश रुकने के बाद तुम जा सकते हो। विक्रम ने कहा, इट्स ओके, मैं कार में ही इंतजार करता हूँ और किसी को कॉल करके बुला लेता हूँ। तब हर्षिता बोली, मैंने कहा इट्स ओके, इतनी बारिश में तुम्हें पिक करने के लिए कोई नहीं आने वाला। बारिश रुकने तक या फिर किसी के आने तक तुम्हें इंतजार ही करना होगा। तो चलो अंदर। विक्रम ने आगे कुछ नहीं कहा, दोनों कार से उतरे और सीधे हर्षिता के घर की तरफ भागे। हर्षिता ने डोरबेल बजाया, किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। तभी उसकी नज़र डोर लॉक पर पड़ी, ताला लगा हुआ था। हर्षिता ने वहां एक गमले के नीचे घर की चाबी लेकर ताला खोलकर अंदर चली गई। उसने विक्रम को टॉवल दिया और फिर चेंज करके बाहर आ गई और बोली, कुछ लेगा, कॉफ़ी या चाय? विक्रम ने कहा, एनीथिंग इज फाइन। तब हर्षिता की नज़र विक्रम के कपड़े पर पड़ी। विक्रम का कपड़ा पूरी तरह गीली हो चुका था, तो उसने पूछा, तेरे लिए पापा का कपड़ा दूं? विक्रम ने खुद को देखा, वह पूरी तरह भीगा हुआ था, लेकिन फिर भी उसने कहा, इट्स ओके, मैं चला जाऊंगा तो इट्स फाइन। फिर फ़ोन उठाकर उसके भाई विशाल को कॉल किया। फ़ोन की दूसरी तरफ से विशाल ने कहा, हाँ बोलो। विक्रम ने कहा, मैं यहाँ बारिश में फंसा हुआ हूँ, कार भी स्टार्ट नहीं हो रहा, क्या तुम मुझे पिक करने हर्षिता के घर आ सकते हो? तब विशाल ने कहा, मैं काम से बाहर आया हूँ, तुम खुद अरेंज कर लो, कहकर फ़ोन कट कर दिया। फिर विक्रम ने चेक किया, कोई कैब अवेलेबल नहीं था। हर्षिता अंदर गई और उसके पापा के कपड़े लाकर विक्रम को दिए और बोली, जब तक बारिश रुक नहीं जाती तुम यहीं रुको, मैं दोनों के लिए काफ़ी बना कर लाती हूँ। ये कहकर किचन में गई और दोनों के लिए काफ़ी बनाकर बाहर आई। इतने में विक्रम ने कपड़े बदल लिए थे। उसे देखकर हर्षिता को हंसी आ गई। उसके पापा का और विक्रम का साइज थोड़ा सेम था, लेकिन लंबाई में बहुत अंतर था, तो हर्षिता के पापा के कपड़े विक्रम को बहुत छोटे लग रहे थे। विक्रम एक जोकर जैसा दिखाई दे रहा था। ये बहुत मुश्किल से अपनी हंसी रोककर कॉफी पी रही थी। विक्रम ने भी खुद को देखा, उसे भी बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन अपने फेस पर कोई एक्सप्रेशन दिखा नहीं रहा था। तभी हर्षिता की फ़ोन रिंग करने लगी। उसने फ़ोन रिसीव किया। फ़ोन की दूसरी तरफ से उसकी माँ बात कर रही थी, लेकिन उनकी बातें क्लियर नहीं थीं। तो हर्षिता ने कहा, एक मिनट माँ, ठीक से सुनाई नहीं दे रहा, लगता है फ़ोन बारिश में भीगने की वजह से ऐसे हो रहा है। मैं स्पीकर ऑन करती हूँ। फिर उसने स्पीकर ऑन किया और पूछा, क्या बात है माँ, मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा। फ़ोन की दूसरी तरफ से उसकी माँ ने कहा, हम तरुण के घर पर आए हुए थे शादी की बात करने। बारिश होने की वजह से आज रात हम यहीं रुकने वाले हैं। तुम अकेली हो तो संभल कर रहना, खिड़कियां और दरवाजे ठीक से बंद करना। हर्षिता ने कहा, हाँ ठीक है माँ। फिर उसकी माँ ने कहा, डरो मत, हम सुबह आ जाएंगे। यह सुनकर हर्षिता गुस्से में बोली, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ डरने के लिए। बाय, कहकर उसने फ़ोन कट कर दिया। शादी की बात सुनकर विक्रम का चेहरा उतर गया। कॉफ़ी पीने के बाद विक्रम ने कहा, मैं निकलता हूँ। हर्षिता बोली, अभी तक बारिश रुकी नहीं है, कैसे जाओगे, कैब भी अवेलेबल नहीं है। हर्षिता कहना चाह रही थी कि रुक जाओ, लेकिन फिर भी वह डर रही थी कहने के लिए। उसे कैसे कहे, अगर उसने उसे गलत समझ लिया तो। फिर भी उसने हिचकिचाते हुए कहा, तुम यहीं रुक सकते हो। हर्षिता की यह बात सुनकर विक्रम एकटक उसे देखने लगा। तब हर्षिता बोली, एज ए फ्रेंड कह रही हूँ, बहुत बारिश हो रही है तो तुम यहीं रुक सकते हो, सुबह होते ही चले जाना। दोनों ने इवेंट पर ही खाना खा लिया था, तो अभी खाने की टेंशन नहीं थी। दोनों हॉल में बैठे थे। ये बहुत अजीब लग रहा था। तब हर्षिता सिचुएशन को नॉर्मल करने के लिए पूछती है,
क्या तुमने बचपन में ही डिसाइड कर लिया था कि तुम्हें बॉडीगार्ड बनना है? ये सवाल सुनकर विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, ऐसा सपना किसको होता है बॉडीगार्ड बनने का? फिर हर्षिता ने पूछा, तो फिर तुम बचपन में क्या बनना चाह रहे थे? विक्रम ने कहा, मैं बचपन में बहुत डरता था। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि ये सब काम करने की। मैं तो ऐसे प्रोफेशन चाह रहा था कि जिस पर वायलेंस चीज की नाम ही ना हो। ये सुनकर हर्षिता ने कंफ्यूजन में पूछा, तो फिर ये प्रोफेशन कैसे? तब विक्रम ने कहा, मेरे माँ और पापा दोनों मिलिट्री में थे। माँ मिलिट्री में डॉक्टर थी और पापा वहाँ के लेफ्टिनेंट कर्नल थे। वे दोनों एक जंग के दौरान मारे गए। तब हम दोनों बहुत छोटे थे। अगर पेरेंट्स नहीं है तो रिश्तेदार भी उनका हाथ छोड़ देंगे। कौन हमें अपनाना चाहेगा? तब हम दोनों ही एक दूसरे के सहारे थे। विशाल भाई बहुत स्ट्रांग थे, लेकिन मैं बहुत डरता था, हर चीज से डरता था। तब विशाल भाई ने ही मुझे लड़ना सिखाया। ये सिखाया कि इस दुनिया में डर डर कर जियोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। हमारे पेरेंट्स कितने स्ट्रांग थे, उनके बच्चे होने के नाते हम ऐसे डर डर कर नहीं जी सकते। फिर मैं और मेरे भाई दोनों फिजिकल और मेंटली खुद को स्ट्रांग बनाया और इस काबिल बने। फिर हर्षिता ने पूछा, तुम सिद्धार्थ के बॉडीगार्ड कैसे बने? तब विक्रम ने कहा, मैं इससे पहले नेशनल सिक्योरिटी में काम करता था। मैं हाई कोर्ट के जज का बॉडीगार्ड था। एक प्रोफाइल केस में उनकी जान को खतरा था। उन्हें बचाते हुए मेरे कंधे पर गोली लग गई। मुझे रिकवर होने में 3 मंथ्स लगे। इस बीच मेरी पोजीशन को किसी और ने रिप्लेस कर दिया। मेडिकल रिपोर्ट का कहना था कि मैं बिल्कुल फिट हूँ, लेकिन फिर भी नेशनल सिक्योरिटी वाले नहीं चाहते थे कि मैं उनके यहाँ कंटिन्यू करूँ। तभी मुझे सिद्धार्थ सर मिले, मुझे हायर किया उनके बॉडीगार्ड की पोजीशन पर। तब हर्षिता ने पूछा, अगर नेशनल सिक्योरिटी वाले ही तुम्हें रिजेक्ट कर रहे थे तो फिर सिद्धार्थ ने तुम्हें उनकी बॉडीगार्ड क्यों बनाया? तब विक्रम ने हंसकर कहा, सिद्धार्थ सर को अच्छा नहीं लगता अगर किसी को भी ये दिखाकर उनके अंदर की काबिलियत को नीचा दिखाएं कि तुम में कुछ कमी है, बल्कि वह इंसान उस कमी के साथ ही बहुत कुछ कर सकता है। ये सुनकर हर्षिता कुछ सोचने लगी। फिर कुछ सेकंड सोच के बाद उसने कहा, ऐसे ख्याल तो उसी इंसान को आता है जिसके अंदर कुछ कमी हो। क्या सिद्धार्थ में कुछ कमी है? इस सवाल पर विक्रम ने कहा, यह बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। विक्रम का जवाब सुनकर हर्षिता सोचने लगी कि क्या सच में सिद्धार्थ में कुछ कमी है। दूसरी ओर सिद्धार्थ ने निकिता को पिक कर लिया था। दोनों कार में थे। सिद्धार्थ की बगल में बैठी निकिता फोन पर कुछ देखते हुए जोर जोर से हंस रही थी। सिद्धार्थ ने अपनी नज़र निकिता के फोन की स्क्रीन की तरफ की। फिर उससे पूछा, तुम क्या देख रही हो? निकिता बोली, रील है इंस्टा पर। सिद्धार्थ ने पूछा, ये क्या होती है? यह सुनकर निकिता हैरानी में उसकी नज़र सिद्धार्थ की तरफ की और पूछा, सच में तुम कोई रील नहीं देखते हो? सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ निकिता को देख रहा था। फिर निकिता ने उसके फोन पर एक रील सिद्धार्थ को दिखाती है। रील देखकर सिद्धार्थ ने कहा, कितना सिली है, तुम इसे देख रही हो? तब निकिता बोली, तुम्हें यह सिली लग रही है? देखो इस पर कितनी लाइक्स कमेंट हैं। पता है रील पर कमेंट्स और लाइक्स पाना कितना मुश्किल होता है। फिर सिद्धार्थ ने पूछा, इससे क्या होता है? निकिता बोली, इससे उसका प्रोफाइल बढ़ती है, फॉलोअर्स बढ़ते जाएंगे, इससे उन्हें पैसे मिलते हैं। फिर सिद्धार्थ ने पूछा, कितने मिलते होंगे? निकिता बोली, मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है, होंगे कुछ हजारों रुपए। तब सिद्धार्थ ने कहा, सिर्फ इतने पैसों के लिए इतना सब कुछ करना मुझे तो सही नहीं लग रहा। तब निकिता बोली, ये सिर्फ पैसों की बात नहीं होती, नाम और फेम का भी होता है। पता है रील करते करते ही कुछ लोग मूवीज में भी काम करना शुरू कर दिए हैं और वे फेमस सेलिब्रिटी भी बन गए हैं। सिद्धार्थ ने कहा, मेरे जैसे सेलिब्रिटी हैं? यह सुनकर निकिता व्यंग से हंसकर बोली, तुम कोई सेलिब्रिटी नहीं हो। सिद्धार्थ अपनी आंखें छोटी करके निकिता को घूरने लगा। निकिता बोली, तुम कोई सेलिब्रिटी नहीं हो, तुम एक बिजनेसमैन हो और अब तक किसी ने तुम्हें देखा भी नहीं है। एटलीस्ट तुम्हारे पास एक सोशल प्लेटफॉर्म का अकाउंट भी नहीं है। तब सिद्धार्थ ने कहा, मैं मेरा चेहरा ना दिखाते हुए भी तुम्हें हजारों लाइक्स दिला सकता हूँ। निकिता अपनी आंखें गोल गोल घुमाकर मुंह अजीब सा करके बोली, रहने दो, तुम्हारे पास अकाउंट भी नहीं है तो लाइक्स कहाँ से मिलेगा? फिर सिद्धार्थ ने पूछा, तुम्हारा अकाउंट है? तब निकिता फोन दिखाते हुए बोली,
हाँ देखो, वेडिंग प्लानर बनने के बाद मैं लगातार पोस्ट किया है। अब जाकर मेरा 1000 फॉलोअर्स बढ़े हैं अकाउंट खोलने के इतने महीने बाद। तब सिद्धार्थ ने अपने फोन निकाला और कुछ करने लगा। निकिता कुछ सेकंड तक सिद्धार्थ को देखती रही, फिर बाद में अपने फोन में रील देख रही थी। तभी उसे एक नोटिफिकेशन आया। सिद्धार्थ ओबराय उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड किया था। ये देखकर निकिता उसकी नज़र सिद्धार्थ की तरफ की। फिर सिद्धार्थ ने उसका और निकिता का एक साथ में फोटो लिया। उसने उस एंगल से फोटो लिया कि उन दोनों का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वह उस फोटो को पोस्ट करने लगा। ये देखकर निकिता बोली, अगर तुमने वहां पर वाइफ लिखा ना। सिद्धार्थ उस फोटो को पोस्ट करते हुए लिखा था, मेरी बेबी के साथ एक छोटा सा आर्गुमेंट है। उसे लगता है कि मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहना पसंद करूंगा कि वह मेरे लिए एक सेलिब्रिटी से कम नहीं है। हैशटैग बेबी, हैशटैग डार्लिंग उसने पोस्ट कर दिया। सिद्धार्थ का पोस्ट पर निकिता बिल्कुल हैरान थी। कुछ मिनट में उसमें इतना सारा लाइक्स और कमेंट्स आ गए थे कि वो हैरानी से अपनी नज़र सिद्धार्थ की तरफ की। ये मुस्कुराते हुए उसे चिढ़ा रहा था। निकिता ने कमेंट्स को ओपन करके पढ़ना शुरू किया। कोई कह रहा था कि ये कोई सिद्धार्थ ओबराय नहीं है, ये कोई फेक अकाउंट होगा। उसका कमेंट का जवाब देते हुए किसी ने कहा, अरे ठीक से देखो, बस सिद्धार्थ ओबराय ही होगा। उसके हाथ में पहना वॉच दिखाई नहीं दे रहा, लाखों की होगी। ये काफ़ी है बताने के लिए कि वह सिद्धार्थ ओबराय है। फिर किसी ने कमेंट किया था, चाहे जो कोई भी हो, लेकिन उसकी ये कहना कि वह उसकी पार्टनर को एक सेलिब्रिटी मानता है, आई लाइक दैट थिंग। फिर दूसरे ने लिखा था, हाँ सही कहा, और ये दोनों एक साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं। चाहे उनका चेहरा दिखाई ना भी दे रहा है, लेकिन फिर भी उनको देखकर इतना तो समझ आ रहा है कि दोनों बहुत हैप्पी कपल्स हैं। सिद्धार्थ की निकिता को फॉलो करने पर निकिता की फॉलोइंग भी बढ़ गए थे। निकिता सोचने लगी, इसने चेहरा तक नहीं दिखाया, फिर इतने सारे लाइक्स और कमेंट, अगर इसका चेहरा दिखा दिया तो। सिद्धार्थ का यह पोस्ट न जाने कितनों का होश उड़ा दिया था। हमेशा मीडिया और सबसे दूर रहने वाला सिद्धार्थ इंस्टा पर अकाउंट बनाकर पोस्ट भी किया है, वह भी लड़की के साथ। बहुत सारे र्यूमर्स फैलने लगे और सिद्धार्थ को कॉल भी आने लगा जानने के लिए कि वह सच में वही है कि या फिर किसी ने उसके नाम पर यह अकाउंट बनाया है। वह जानना चाहते थे कि यह सब सच है कि उसके साथ एक लड़की है। अगर ऐसा है तो बहुत कुछ बदलने वाला था। सिद्धार्थ ने किसी को कॉल पिक नहीं किया। जितनी जल्दी उसने अकाउंट बनाकर पोस्ट किया था, उतनी जल्दी उसे डिलीट भी कर दिया। जैसे वह पोस्ट अकाउंट डिलीट हो गया, सबको यही लगा कि किसी ने फेक अकाउंट बनाया था और सिद्धार्थ ने उसे मिटा दिया। निकिता हैरान और परेशान होकर सिद्धार्थ को देख रही थी। सिद्धार्थ ने अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए पूछा, अब मानते हो कि तुम्हारा पति एक सेलिब्रिटी है या उससे बढ़कर? निकिता उसे घूर कर बोली, मुझे ये साबित करने के लिए कुछ मिनट का ये ड्रामा नेसेसरी था? तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ ज़्यादा हो गया? तब सिद्धार्थ नासमझी में कहा, सच में यह ज़्यादा हो गया? मुझे तो ऐसा नहीं लगा। अब सोशल प्लेटफॉर्म पर निकिता का अकाउंट टारगेट बन गया था। वह पूरा मामला निकिता के ऊपर आ रहा था कि इसी लड़की ने यह सब किया होगा उसके फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए। निकिता कमेंट्स पढ़ रही थी। कमेंट में उसे गालियां दे रहे थे कि उसे शर्म नहीं आती इतने बड़े आदमी का नाम इस्तेमाल करते हुए खुद की प्रोफाइल बढ़ा रही है। सिद्धार्थ को गुस्से में घूरने लगी। फिर बोली, तुमने कहा कि वह रील्स सिली लग रहा था, लेकिन अब जो कुछ भी तुमने किया था वह असल में सिली था। तुम्हारी वजह से अब मैं टारगेट बन गई हूँ। तब सिद्धार्थ ने उसका फोन छीनकर कुछ टाइप करके पोस्ट किया, फिर उसे निकिता के हाथ में दे दिया। निकिता हैरानी से उस पोस्ट को देखने लगी। उसमें लिखा था, जो कोई भी ये किया था वह एक सनकी इंसान होगा। अगर उसने प्रोफाइल क्रिएट करके मुझे फॉलो किया तो इसमें मेरी क्या गलती है? वह जो कोई भी था, उसकी वजह से मेरा फ़ायदा ही हुआ। अगर आप लोगों को कुछ कहना ही है तो उस सनकी इंसान को ढूंढो और उससे कहो। देखकर निकिता फिर से गुस्से में बोली, ये तुमने क्या किया सिद्धार्थ? इस सिचुएशन को हैंडल करना नहीं, इसे भड़काना कहते हैं। तब सिद्धार्थ ने कहा, तुम्हारी गलती थी, तुम्हें किसने कहा ऐसे कहने के लिए? तब निकिता गुस्से में बोली, बात मत करो मुझसे। फिर उसने ड्राइवर को कार रोकने को कहा और नीचे उतरकर वॉक करने लगी। उसकी चिढ़ देखकर सिद्धार्थ के फेस पर स्माइल आ गई और कार को उसके पीछे फॉलो करने को कहा। निकिता ने कार को साइड देकर वॉक करने लगी ताकि वह आगे बढ़ जाए।
लेकिन कार भी उसके साथ ही चल रही थी। अगर वह रुकती, कार भी रुकता। उसे उसका गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। सिद्धार्थ ने कहा, निकिता अंदर आ जाओ। निकिता बोली, गो टू हेल, मैं नहीं आने वाली तेरे साथ। फिर सिद्धार्थ ने पूछा, क्या पूरी रात ऐसे ही भाग करने का इरादा है? निकिता बोली, मेरी मर्जी, पूरी रात ऐसे ही मैं करूँगी, तुम जा सकते हो। तभी अचानक से बारिश भी शुरू हो गया, लेकिन निकिता नहीं रुकी। वह चलती रही। सिद्धार्थ ने कहा, अब बस, ज्यादा हो गया है, आकर बैठ जाओ, बारिश हो रही है। निकिता बोली, नहीं, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो, मैं नहीं आने वाली। सिद्धार्थ ने देखा कि वह पूरी तरह से भीग चुकी है। बारिश के भीगने की वजह से कांप रही थी और वह उसकी आवाज में भी महसूस हो रहा था। अब सिद्धार्थ को गुस्सा आने लगा। वह कार से नीचे उतरा। सिद्धार्थ को कार से उतरता देख निकिता कुछ रिएक्ट करती, इससे पहले ही सिद्धार्थ ने उसे उठाकर कार में बिठा दिया और वह भी बैठ गया। सिद्धार्थ ड्राइवर को जल्दी कार घर की ओर ले जाने को कहा। निकिता पूरे रास्ते सिद्धार्थ पर चिल्ला रही थी, लेकिन सिद्धार्थ ने एक शब्द भी नहीं कहा। वो शांत बैठा रहा। निकिता बोल रही थी कि मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ, तुम सन की इंसान हो, तुम तुम्हें एक सेलिब्रिटी और महान साबित करने के लिए तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? कार रोको, मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ। सिद्धार्थ ने एक शब्द भी नहीं कहा। कुछ मिनट में दोनों घर पर थे। निकिता उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी। सिद्धार्थ ने उसे फिर से उठाकर अपने कंधे पर डाला और सीधे कमरे में ले गया। निकिता कमरे के बाहर भागने की कोशिश करती है। सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़कर पीछे खींचा और कहा, खुद को देखो, पूरी तरह भीगी हो, बुखार हो जाएगा, जाकर कपड़े बदलो। निकिता उसका हाथ झटक कर गुस्से में बोली, नहीं, मैं इसी तरह रहूंगी, क्या करोगे? कहकर मुड़कर जाने लगी। तब सिद्धार्थ ने गुस्से में उसके ड्रेस का जिप खींच लिया। सिद्धार्थ के ऐसे करने पर निकिता के कदम एकदम से रुक गए। शुक्र था कि कपड़े गीले होने की वजह से उसका ड्रेस नीचे नहीं सरका, वरना उसके सामने पूरी नंगी हो जाती। पीछे मुड़कर सिद्धार्थ को गुस्से में घूर कर बोली, तुमने क्या किया? तब सिद्धार्थ ने कहा, अगर तुम खुद जाकर कपड़े नहीं बदले तो मैं जबरदस्ती खुद ये काम करूंगा। यह सुनकर निकिता कुछ सेकंड तक सिद्धार्थ को घूरती रही। फिर उसे लगा कि यह ऐसा ही करेगा। फिर कपड़ा चेंज करके बेड पर आई और उसने अपना मुंह फेरते हुए दूसरी तरफ करवट लेकर खुद के ऊपर कंबल ओढ़कर अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी हरकत देखकर सिद्धार्थ के फेस पर स्माइल आ गई। वह भी जाकर चेंज करके बेड पर आया। निकिता की बगल में लेटते हुए उसे भाव में भर लिया। निकिता उसे दूर करके बोली, डोंट टच मी। तब सिद्धार्थ ने कहा, यू डोंट टच मी, बट आई विल टच यू, तुम मेरी वाइफ हो। यह कहकर उसने उसे और कस के हक किया। निकिता कुछ वक्त कसमसाती रही। जब सिद्धार्थ की पकड़ उसके ऊपर ढीली नहीं हुई तो निकिता चुप हो गई। कुछ घंटों बाद आधी रात को सिद्धार्थ को महसूस हुआ कि निकिता कांप रही है। उसने आंखें खोली और निकिता को देखा तो वह पूरी तरह से कांप रही थी। उसे बुखार भी था। उसने जल्दी से अमन को कॉल किया। कुछ ही मिनट में अमन निकिता का चेकअप कर रहा था। इंजेक्शन लगाकर सिद्धार्थ से कहा, सुबह तक ठीक हो जाएगा, नथिंग टू वरी, बारिश में भीगने की वजह से ऐसा हुआ है। सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा। तब अमन ने पूछा, क्या तुम ठीक हो? तुमने भी तो बारिश में भीगा हुआ होगा। तब सिद्धार्थ ने कहा, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अमन सिद्धार्थ को एक मेडिसिन देते हुए कहा, फिर भी इस मेडिसिन को ले लो, मैं तुम्हें लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकता। सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा। उसने वह मेडिसिन ले ली। अमन वहां से निकल गया। सिद्धार्थ निकिता के पास आया और फिर से निकिता को अपनी बाहों में भरकर उसकी बगल में लेट गया। अगली सुबह निकिता का बुखार उतर गया था। वह नहाकर तैयार थी। सिद्धार्थ भी उठकर तैयार था, लेकिन इन दिनों उसकी आदत हो गई थी निकिता के हाथ से टाई बंधवाने की, तो अपने हाथ में टाई पकड़े निकिता को देख रहा था। निकिता नजर उठाकर उसे देख भी नहीं रही थी। सिद्धार्थ उसके पास गया और उसके हाथ में टाई देकर उसके सामने खड़ा हो गया। निकिता कुछ सेकंड तक सिद्धार्थ को घूरती रही। सिद्धार्थ भी उसे देख रहा था। फिर निकिता उसे टाई बांधने के लिए उसके सामने छोटा चेयर लगाकर खड़ी हो गई। उसने सिद्धार्थ को उसे उठाने नहीं दिया, क्योंकि अब तक वह उसके ऊपर गुस्सा थी। सिद्धार्थ के गले में टाई लगाकर उसे बांध रही थी। सिद्धार्थ ने उसे देखते हुए कहा, आई एम सॉरी। निकिता ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। तब सिद्धार्थ ने आगे कहा, तुम वह पहली इंसान हो जिसने मेरे मुंह से ये शब्द निकलवाया। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं सॉरी कहूँगा, वह भी एक लड़की को। यह सुनकर निकिता उसे घूर कर बोली, क्यों, शर्म आती है सॉरी कहने पर? तुम्हें लड़कियां कुछ कम नजर आती हैं? तब सिद्धार्थ ने कहा,
मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मेरी पत्नी के सामने शर्म किस बात की? जब बड़े बड़े मेरे सामने बातें करने में डरते हैं, उसके मुंह नहीं खुलते, लेकिन तुम मेरे सामने इतना कुछ कहती हो। पता नहीं तुम्हें इतनी हिम्मत कहाँ से आती है। यह सुनकर निकिता बोली, अगर औरतों को मर्दों का सामना करते हुए कुछ करना है तो उन्हें निडर होकर जीना है, वरना औरतें कहीं की नहीं रह जाएंगी। वे सिर्फ शादी, बच्चे और किचन तक, इन तीनों चीजों में फंसी रहेंगी। फिर सिद्धार्थ ने कहा, एक मर्द को औरत के सामने उसका वीकनेस के बारे में कभी नहीं बताना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ। मैं मेरा नाम हमेशा सुनता हूँ। माना कि मुझे नाम से पुकारने वाले बहुत कम लोग हैं, लेकिन जब भी तुम मेरे नाम लेती हो, मुझे बहुत अलग सा फील आता है। ऐसा लगता है तुम्हारे मुंह से मेरा नाम सुनकर मुझे कुछ और सुनने का मन नहीं करता। किसी नशे की तरह होता है। मन करता है तब जो भी तुम कहो वह सब कर दूं। ये सुनकर निकिता अपनी नजर उठाकर सिद्धार्थ को देखने लगी। फिर कहा, चांद तारे लाकर दे सकते हो? यह सुनकर सिद्धार्थ एकटक निकिता को देखने लगा। ऐसा लग रहा था कि वह एकदम ब्लैंक हो चुका है। उसका ब्लैंक चेहरा देखकर वह हंसने लगी। फिर हंसते हुए बोली, यह सब बातें कहने के लिए अच्छी होती हैं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। चांद तारे तोड़ सकता हूँ, दुनिया को तुम्हारे कदम पर रख सकता हूँ। ये सब होने वाली बात तो नहीं है, लेकिन एक तो हो सकता है। सिद्धार्थ कंफ्यूजन में निकिता को देखने लगा। तब निकिता बोली, सुबह का ब्रेकफास्ट करके अपने काम पर निकलना। और फिर से जोर जोर से हंसने लगी। सिद्धार्थ सिर्फ उसे हंसते हुए देख रहा था। दूसरी ओर हर्षिता के घर में डोरबेल की आवाज पर विक्रम जाकर दरवाजा खोला। एक अनजान को अपने घर के दरवाजे ऐसे ओपन करता देखकर दरवाजे के सामने खड़े हर्षिता के माँ और पापा, उसके साथ आए हुए लड़का यानी तरुण, तीनों चौंक गए। इतने में हर्षिता भी अंगड़ाई लेती हुई कमरे से बाहर आई। विक्रम को देखकर तरुण ने कहा, आंटी, यही लड़का है जिसने उस दिन रेस्टोरेंट में हर्षिता को उठाकर ले गया था। मैंने उसी दिन आपको कहा था कि ये जरूर इसका बॉयफ्रेंड होगा। आपने कहा था ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन देखा आपने, ये अपने बॉयफ्रेंड को घर बुलाकर मजे कर रही है। हर्षिता की माँ विक्रम को हटाकर गुस्से में अंदर आ गई और हर्षिता से पूछी, ये सब क्या है हर्षिता? मैं वहां पर तरुण के घर जाकर उसके माँ पापा तरुण को समझाकर शादी के लिए मना कर आई। शुक्र है उनके माँ बाप नहीं आए, सिर्फ तरुण आया हमारे साथ। ये सब क्या है? हर्षिता बोली, माँ एक मिनट मेरी बात सुनो। ऐसा कुछ नहीं है। कल ये मुझे ड्रॉप करने आया था। बारिश होने लगी थी और कार भी खराब होने की वजह से यहीं रुकना पड़ा। तब तरुण ने व्यंग से कहा, अच्छा, तुम्हारी यह कहानी हमें एक्सेप्ट करना है कि आप दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ। ये लड़का सिर्फ यहाँ रात रुक कर चला गया। ये सुनकर हर्षिता गुस्से में बोली, तरुण प्लीज, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। तुम्हें इस पर बात करने की हक नहीं है। ये सुनकर हर्षिता की माँ बोली, तुम किसको कह रही हो कि उसे हक नहीं है? वह तुम्हारा होने वाला पति है। तब तरुण ने कहा, रहने दो आंटी, मुझे नहीं लगता इतना सब कुछ देखने के बाद मैं आपकी बेटी से शादी करने वाला हूँ। कौन ऐसी लड़की से शादी करेगा जो माँ बाप घर में ना होने पर अपने बॉयफ्रेंड को घर बुला लेती है और उसके साथ मजे करती है? हर्षिता को तरुण की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन यह उससे बात नहीं करना चाह रही थी। वह अपने पापा की ओर आई। वे वहां चुप खड़े ये तमाशा देख रहे थे। हर्षिता ने पूछा, पापा क्या आप भी यही सोचते हैं मेरे बारे में? उसके पापा ने कुछ सेकंड तक कुछ नहीं कहा। फिर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे मेरी बेटी पर पूरा विश्वास है। मैं जानता हूँ मेरी बेटी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिस पर उसके माँ बाप को शर्मिंदगी महसूस होना पड़े। यह सुनकर हर्षिता को बहुत अच्छा लगा कि उसके पापा उस पर भरोसा करते हैं। चाहे अगर कोई उस पर भरोसा करे या नहीं, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ये सब देखकर तरुण ने कहा, ओके आंटी, मैं चलता हूँ। मुझे आपकी फैमिली ड्रामा पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। और मुड़कर जाने लगा। तब हर्षिता की माँ उसे रोकने लगी। ऐसा मत कहो बेटा, प्लीज हमारी बात सुनो। लेकिन तरुण सुनने को तैयार नहीं था। ये देखकर हर्षिता को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, माँ उसे जाने दो। उसे मुझ पर विश्वास नहीं है, तो मुझे ऐसे लड़के से शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर अभी ये इतना शक करता है तो पता नहीं शादी के बाद ये क्या करेगा। तब तरुण ने व्यंग से कहा, हो, तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुम बहुत सही लड़की हो, तुम कुछ नहीं जानती। ये सब कुछ तुम कोई अनपढ़ गंवार लड़के से कहो, मुझसे नहीं। और फिर आगे उसने उसके लिए गाली दी। उसके बाद सब सुनकर हर्षिता गुस्से में उसके पास आई और उसके गाल पर एक थप्पड़ मारा।
फिर तरुण ने भी गुस्से में पलटकर उसके ऊपर हाथ उठाया, लेकिन हर्षिता के गाल पर थप्पड़ पड़ने से पहले विक्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया। विक्रम अब तक चुप वहां खड़ा था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि उसकी गलती है। उसके वहां होने पर ही वह सब कुछ हो रहा था, लेकिन अब वह कैसे चुप रह सकता था। तरुण गुस्से में विक्रम को घूर रहा था। उसके कुछ कहने से पहले विक्रम ने कहा, किसी के ऊपर पत्थर फेंकने से पहले खुद को देखना चाहिए। तुम खुद एक कांच के घर में खड़े हो। क्या मैं बता दूं स्नेहा के बारे में? स्नेहा का नाम सुनकर तरुण सकपका गया। उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकले। हर्षिता ने पूछा, स्नेहा कौन? तब विक्रम तरुण को घूरते हुए कहा, इसकी गर्लफ्रेंड है। फिर मुंह से एक अजीब सा आवाज करते हुए कहा, ना ना, गर्लफ्रेंड कहना गलत होगा, इसकी होने वाले बच्चे की माँ है। तरुण खुद का बचाव करते हुए कहा, यह झूठ बोल रहा है। ये स्नेहा कौन है मुझे पता नहीं, और इसकी गलती छुपाने के लिए मुझे दोषी साबित कर रहा है। यह सुनकर विक्रम उसका फोन उठाकर तरुण और स्नेहा की कुछ तस्वीरें दिखाने लगा, और स्नेहा की प्रेगनेंसी होने की रिपोर्ट भी, और कहा, मैं तो गलत हूँ, लेकिन यह सब तो गलत नहीं हो सकता है। विक्रम की बात सुनकर हर्षिता और उसके माँ बाप तीनों चौंक गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वे लोग इससे उनकी बेटी की शादी करवाना चाह रहे थे। हर्षिता की माँ गुस्से में तरुण को घूर कर बोली, बाहर निकल जाओ यहाँ से। खुद इतना घटिया इंसान हो और तुम मेरी बेटी पर इल्जाम लगा रहे हो। निकल जाओ मेरे घर से अभी के अभी। तरुण विक्रम को घूरने लगा। तरुण के ऊपर इसका 1% भी असर नहीं हुआ, बल्कि विक्रम की नजर और उसे घूरना तरुण के अंदर डर पैदा करने लगी। वह बिना पीछे देखे वहां से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद पूरे घर में एक सन्नाटा पसरा हुआ था। उस चुप्पी को तोड़ते हुए विक्रम ने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से ये सब हुआ। तब हर्षिता के पापा ने कहा, नहीं, तुम्हारी वजह से हमारा अच्छा ही हुआ है। अगर तुम यहाँ पर नहीं होते तो हमें तो उसकी सच्चाई का पता ही नहीं चलता। हम खुद अपनी बेटी की बलि चढ़ाने जा रहे थे। थैंक यू सो मच। विक्रम ने कुछ नहीं कहा। उसने रात में ही मैकेनिक को कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया था। उसने सुबह ही आकर कार ठीक कर दी थी। विक्रम ने कपड़े बदले और वहां से निकल गया। सिद्धार्थ ने निकिता को एजेंसी में ड्रॉप करके ऑफिस के लिए निकल गया था। निकिता उसके केबिन में बैठी थी। उसके सामने बैठे एक क्लाइंट उसे समझा रहा था कि उसका अरेंजमेंट कैसे होना चाहिए। वह कह रहा था कि जब दोनों स्टेज पर खड़े होते हैं तब मुझे लगना चाहिए कि हम तारों के बीच में खड़े हैं। लाइट्स तारे जैसे एकदम चमकना चाहिए। अरेंजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। उस क्लाइंट के मुंह से तारे शब्द सुनकर सुबह उसके और सिद्धार्थ के बीच में हुई बातें याद आ गईं। सिद्धार्थ का ब्लैंक चेहरा याद करते हुए वो हंसने लगी। उसकी हंसी देखकर सामने बैठा क्लाइंट को कुछ समझ में नहीं आया। उसने कंफ्यूजन में पूछा, क्या यह अरेंजमेंट आपको फनी लग रहा है? उसकी आवाज़ से निकिता अपने होश में आते हुए बोली, नहीं, बहुत अच्छा आइडिया है, हम वैसा ही करेंगे जैसा आपको चाहिए। तब उस क्लाइंट ने पूछा, आप हंस क्यों रही थी? तब निकिता बोली, नहीं, मुझे कुछ याद आ गया था, आपके आइडिया पर बिल्कुल भी नहीं। क्लाइंट कुछ मिनट और वहां निकिता के साथ बातें की, फिर वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद जो कुछ भी सुबह उसके और सिद्धार्थ के बीच में हुआ था, ये याद करके निकिता हंस रही थी। तभी उसके केबिन में हर्षिता आई। निकिता को ऐसे अकेले बैठे हंसता हुआ देखकर हर्षिता ने पूछा, तुम्हें क्या हो गया? अकेली बैठी हंस रही हो? पागल तो नहीं हो गई? यह सुनकर निकिता उसे घूरने लगी। हर्षिता जाकर उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गई। उसका सीरियस चेहरा देखकर निकिता ने पूछा, लेकिन तुम्हारे फेस पर 12 क्यों बजे हैं? इतनी सीरियस क्यों हो? हर्षिता कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर जो कुछ भी सुबह हुआ था सारी बात बता दी। उसकी बातें सुनकर निकिता बोली, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, ऐसे धोखेबाज इंसान के हाथ से तुम बच गई। हर्षिता बोली, हाँ वह तो सच है, लेकिन मम्मी और पापा खुद को दोषी मान रहे हैं कि वह लोग इतना बड़ा गलती कैसे कर सकते हैं। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी। तब निकिता बोली, हाँ, क्योंकि वे तुम्हारे पेरेंट्स हैं। कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वे अपने आप सब भूल जाएंगे जब तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का नहीं ढूंढेंगे। तब हर्षिता मुंह अजीब सा बनाकर बोली, फिर से नया मैच? उसके रिएक्शन देखकर निकिता ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? तुम्हें तो भूत चढ़ा था शादी का, अचानक से क्या हो गया? तब हर्षिता बोली, हाँ, मुझे अभी भी शादी करनी है। मैंने ये तो नहीं कहा कि मुझे नहीं करना है, लेकिन निकिता ने कुछ सोचकर पूछा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम किसी को चाहने लगी हो? क्या वह विक्रम तो नहीं है? हर्षिता चुप रही। उसने कुछ नहीं कहा था। अब निकिता मुस्कुराकर उसे चिढ़ाते हुए बोली, आई थिंक तुम उसे प्यार करने लगी हो,
तो बता दो उसे, वह खुश हो जाएगा। तब हर्षिता लो वॉइस में बोली, मैं लड़की होकर पहले कैसे कहूँ। तब निकिता उसे घूर कर बोली, सच में हर बार लड़के का पहले आकर कहना जरूरी है। तुम क्यों नहीं जाकर कहती अपने दिल की बात, तुम भी तो प्यार करती हो। यह सुनकर हर्षिता व्यंग से हंसकर बोली, हाँ हर कोई निकिता थोड़ी ना होते हैं कि मिलने की कुछ ही दिनों में जाकर शादी के लिए पूछ दे। यह सुनकर निकिता उसे घूर कर बोली, तुम जानते हो उस दिन मेरी सिचुएशन क्या थी, फिर भी तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। तब हर्षिता ने पूछा, मुझे एक बात बताओ, उस दिन अचानक से सिद्धार्थ वहां आ गया था तो तुमने पूछ लिया। सोचो कि अगर उस दिन सिद्धार्थ वहां पर नहीं आया होता तब तुम क्या करती। ऐसे ही किसी से भी जाकर पूछ देती कि तुम मुझसे शादी करोगे। उसके सवाल पर निकिता सोचने लगी, क्या सच में ऐसा कुछ कर सकती थी। पता नहीं क्यों उस दिन सिद्धार्थ को मंदिर में देखकर उसके कदम खुद उसकी ओर चलने लगे थे। उस दिन को याद करके कभी कभी उसे भी आश्चर्य होता है कि उसके अंदर इतना हिम्मत कहाँ से आई। उसे कहीं खोए हुए देखकर हर्षिता फिर से उसे सेंसेस में लाते हुए पूछती है, क्या हुआ, कहाँ खो गई। बताओ, क्या तुम सिद्धार्थ को छोड़कर अगर वहां कोई और होता तो तुम ऐसे ही शादी के लिए पूछती। निकिता हर्षिता को एकटक देखने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। फिर उसने कहा, पता नहीं, शायद मैं ना ही करती। शाम को ऑफिस आवर्स खत्म होने पर सब जा रहे थे। निकिता ने विक्रम को बुलाया और कहा, आज भी हर्षिता को ड्रॉप कर दो। विक्रम ने कहा, नहीं, आपका भी तो घर जाने का वक्त हो गया है, मुझे आपके साथ रहना है। तब निकिता बोली, इट्स ओके विक्रम, तुम्हारे वापस आने तक मैं यहीं रुकूंगी, या फिर मैं सिद्धार्थ को कॉल करके बता दूंगी कि मुझे पिक करने के लिए तो हर्षिता को ले जाओ। विक्रम मानने के लिए तैयार नहीं था। तब निकिता बोली, जाओ, तुम्हारा किस्मत खुल जाएगा, वरना तो नहीं, हमेशा ऐसा सिंगल ही रह जाएगा। ज्यादा कुछ मत सोचो, जाओ। निकिता की बात सुनकर विक्रम एकटक उसे देखने लगा। इतने में हर्षिता भी उसके केबिन में आई तो निकिता विक्रम को इशारा करते हुए बोली, ले जाओ। विक्रम ने भी ज्यादा कुछ नहीं सोचा, उसने निकिता को स्माइल दी, फिर हर्षिता के साथ वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद निकिता उसके काम में बिजी हो गई। वह आज के आए हुए क्लाइंट के साथ डिजाइन चेक कर रही थी और फाइनलाइज कर रही थी। तभी उसे बाहर किसी के कदमों की आवाज आने लगी। अभी एजेंसी में कोई नहीं था, सिर्फ वही थी। उसे लगा कि बाहर कोई है या फिर विक्रम वापस आ गया है। उसने आवाज लगाया, कौन है बाहर, लेकिन बाहर से उसे कोई रिप्लाई नहीं मिला। उठकर धीरे से बाहर आई, बाहर कोई नहीं था। उसने आवाज लगाया, कौन है, चंदू क्या तुम हो। कोई रिप्लाई नहीं मिला। फिर उसने विक्रम का नाम लेते हुए कहा, विक्रम क्या तुम वापस आ गए। अभी भी कोई रिप्लाई नहीं था। वह घबरा गई, उसे डर लगने लगा। फिर वह मुड़ी और उसके केबिन में आई। उसका फोन ढूंढकर कांपते हाथों से सिद्धार्थ का नंबर डायल करती। इतने में किसी ने पीछे से उसके मुंह पर हाथ रख दिया। वह एकदम से सिर उठी, उस शख्स से छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस आदमी का पकड़ बहुत मजबूत था। उसने निकिता का हाथ पीछे ले जाकर उसे बांध और उसकी आंखों में एक ब्लाइंड फोल्ड लगाने लगा। निकिता हकलाते हुए पूछने लगी, कौन है, क्या चाहिए तुम्हें, छोड़ दो मुझे, तुम जानते नहीं हो कि मेरे साथ कौन है। मैं वही कुछ कह रही थी, तभी उस आदमी ने उसके मुंह भी बंद कर दिया। फिर उस आदमी ने झुककर निकिता को उठाकर अपने कंधों पर डाला। निकिता छटपटाने लगी। उस शख्स ने निकिता को कार की पिछली सीट पर डाला और कार स्टार्ट करके वहां से निकल गया। निकिता बेहद हारी हुई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। उसने मन में कहा, सिद्धार्थ तुम कहाँ हो। निकिता कार की पिछली सीट पर पड़ी हुई थी। उसे बहुत डर लग रहा था। वह अंदर ही अंदर भगवान से प्रे कर रही थी कि प्लीज सिद्धार्थ, जहाँ कहीं भी हो आ जाओ। करीब 1 घंटे बाद उस शख्स ने कार रोकी और उतरकर पिछली सीट का दरवाजा ओपन करके निकिता को नीचे उतारा। निकिता छटपटाने लगी। उस इंसान के हाथ से छूटने की कोशिश कर रही थी। तब वह शख्स उसके पीछे आकर खड़ा हो गया और उसका हाथ खोल दिया। उसका हाथ खुलते ही निकिता 2 कदम पीछे हटकर मुड़ी और ब्लाइंड फोल्ड हटाकर उस शख्स को देखने लगी। उस शख्स को देखकर उसके फेस पर एक राहत की स्माइल आती है। उसके साथ ही वह गुस्से में उस शख्स की ओर बढ़ी और उसे मारते हुए बोली, इडियट, पता है तुमने मुझे कितना डरा दिया था, क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ। सिद्धार्थ ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और उसे घुमाकर आगे का नजारा दिखाते हुए कहा, सुबह तुमने चिढ़ाया था ना मुझे। निकिता ने उस ओर देखा जहाँ पर सिद्धार्थ उसे देखने को कह रहा था। व्हाइट एंड पिंक कलर क्लॉथ यूज करते हुए एक टेंट लगा हुआ था। उसके चारों ओर लाइट्स, बीच में
टेबल पर 2 चेयर्स लगे थे। यह देखकर निकिता मुड़कर सिद्धार्थ को अपनी आंखें छोटी करके घूर कर बोली, तुमने हमारे लिए डिनर का प्लान किया, यह तुम कह सकते थे। ऐसे मुझे डराने की क्या जरूरत थी। तब सिद्धार्थ ने कहा, बस इतना ही नहीं। फिर उसका हाथ पकड़कर उसे टेंट से आगे ले गया। वहां एक टेलीस्कोप था। निकिता कंफ्यूज थी। सिद्धार्थ ने पहले उस टेलीस्कोप को एक दिशा में सेट किया और निकिता को उसके सामने खड़ा होने को कहा। निकिता सिद्धार्थ को घूरते हुए जाकर टेलीस्कोप के पीछे खड़ी हो गई और उसमें देखने लगी। तब सिद्धार्थ उसके पीछे जाकर खड़ा हुआ और उसके कान में धीरे से कहा, मैं तुम्हारे लिए तारे तोड़कर तो नहीं ला सकता, लेकिन तारों को तुम्हारा नाम दे सकता हूँ। यह सुनकर निकिता बिल्कुल सरप्राइज थी। उसने तिरछी नजरों से सिद्धार्थ को देखा तो सिद्धार्थ ने कहा, वह तो तारे दिखाई दे रहे हैं, वह एक दूसरे के आसपास है। वह तुम और मैं उसी तरह आसमान में हमेशा चमकते रहेंगे। ये दोनों तारे जैसे हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं, मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ रहना पसंद करूंगा। यह कहकर उसने निकिता को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। सिद्धार्थ की बातें सुनकर निकिता की आंखों में आंसू आ गए। उसकी नानी के बाद उसे इतना प्यार करने वाला कोई नहीं था। वह झट से सिद्धार्थ की ओर मुड़ी और उसे कस के गले लगाकर पूछी, क्या तुम हमेशा मुझे ऐसे ही प्यार करोगे? सिद्धार्थ ने पूछा, क्यों, मुझ पर भरोसा नहीं है? तब निकिता रोते हुए बोली, मुझे बचपन से अपनों का प्यार कभी नहीं मिला। जो अकेला इंसान मुझे बहुत प्यार करती थी, वह थी मेरी नानी। लेकिन भगवान ने वह प्यार भी मुझसे छीन लिया। मैं डरती हूँ अपनों को खोने से। तब सिद्धार्थ ने उसका चेहरा हाथों में थामा और उसके फोरहेड पर किस करके कहा, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। हर वक्त तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारा साथ दूंगा। फिर कुछ मिनट तक दोनों एक दूसरे को हक करके एक दूसरे के दिल की धड़कनों को महसूस कर रहे थे। फिर सिद्धार्थ ने कहा, चलो कुछ खाते हैं। निकिता का हाथ पकड़कर टेबल के पास लाया और दोनों चेयर्स पर बैठ गए। वहां पर निकिता की फेवरेट डिशेस रखी थी। वह बहुत खुश हो गई। निकिता खाते हुए पूछी, तुमने ये सब कैसे किया? तब सिद्धार्थ ने कहा, भूल गए कि मैं कौन हूँ? तब निकिता उसे रोककर मुंह अजीब सा बनाकर बोली, हाँ हाँ, पता है कि आप महान बिजनेसमैन सिद्धार्थ ओबराय हो। उसके आगे कोई सवाल नहीं किया क्योंकि उसे कोई सवाल करने का मन नहीं कर रहा था। वह बहुत खुश थी। खाने के बाद निकिता ने पूछा, अब हम घर जा रहे हैं? सिद्धार्थ ने कहा, नहीं। निकिता बोली, हम यहाँ पर क्या करेंगे? सिद्धार्थ ने कहा, पूरी रात यहीं रहेंगे। तब निकिता ने कहा, इस जगह को देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। और तुमने आवाज नहीं सुनी? सिद्धार्थ ने कंफ्यूजन में पूछा, कौन सी आवाज? निकिता बोली, मुझे यहाँ पर कुछ वाइल्ड एनिमल्स की आवाज सुनाई दे रही है। मुझे लगता है कि यह जगह फॉरेस्ट के करीब होगा। तब सिद्धार्थ ने कहा, हाँ, यह जगह फॉरेस्ट के बहुत करीब है। यह सुनकर निकिता उसकी चेयर सिद्धार्थ के ठीक बगल में लगाकर उसकी बगल में बैठ गई और बोली, अब तक हम यहाँ क्या कर रहे हैं, चलो चलते हैं। अगर वह जंगल से बाहर आ गए तो? तब सिद्धार्थ ने कहा, क्यों डर रही हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। निकिता उसे घूर कर बोली, तुम इंसानों को डरा सकते हो, लेकिन वह एनिमल्स हैं, उन्हें थोड़ी ना पता होगा कि तुम शहर के सबसे खतरनाक आदमी हो, सिद्धार्थ ओबराय। यह सुनकर सिद्धार्थ उसे घूरने लगा। फिर कहा, पता है ना कि मुझे पेंटिंग्स का बहुत शौक है, तो मैं पेंटिंग्स के लिए जंगल में जाता हूँ। फिर फोटोज क्लिक करके उसके बाद मैं पेंटिंग में बदलता था। तब निकिता बोली, तब तुमने कोई कुत्ता या फिर कोई छोटे मोटे एनिमल्स देखे होंगे। यहाँ पर मुझे बहुत डरावनी आवाजें आ रही हैं, प्लीज चलो ना, चलते हैं। तब सिद्धार्थ ने पूछा, क्या तुमने उस दिन मेरे पेट्स को नहीं देखा? यह सुनकर निकिता कुछ याद करते हुए बोली, कौन से पेट? आयरलैंड में तुम्हारे कुत्ते? तब सिद्धार्थ ने कहा, वह कोई कुत्ता नहीं थे, ब्लैक पैंथर थे। यह सुनकर निकिता के हाथ पैर कांपने लगे। क्या इसने उसे आइलैंड पर पैंथर्स के साथ छोड़ दिया था? उसने गुस्से में उसे मारने के लिए अपना हाथ उठा दिया। तब सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, हर बार नहीं मिसेज निकिता। निकिता उसके हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तब बैलेंस खोकर दोनों नीचे गिर पड़े। सिद्धार्थ नीचे था, उसके ऊपर निकिता। सिद्धार्थ निकिता की आंखों में देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू निकल आए थे। यह देखकर उसने पूछा, सीरियसली तुम्हें एनिमल से डर लगता है? तब निकिता बोली, एनिमल से कौन नहीं डरता, हम अब जंगल के पास हैं, मुझे अभी नहीं मरना। तब सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर कहा, ओके, चले जाएंगे। बताओ तुम्हें कहाँ जाना है, घर को छोड़कर? यह सुनकर निकिता कुछ सोचने लगी। फिर कुछ मिनट बाद उसने कहा, शहर से कहीं दूर, शहर की पॉल्यूशन से बहुत दूर।
हमें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं। वह जगह ऐसी होनी चाहिए कि हमें वहाँ पर सब कुछ मिलना चाहिए। तब सिद्धार्थ ने पूछा, एनिमल्स नहीं होने चाहिए? निकिता उसकी आंखों में घूर कर बोली, एनिमल्स का मतलब कोई फार्म एनिमल्स हो तो चलेगा, तेरे पेट्स नहीं। निकिता की यह बात सुनकर सिद्धार्थ कुछ सोचने लगा कि अभी उसे कहाँ ले जाना चाहिए। अगली सुबह सूरज फिर सबके लिए एक नई उम्मीद और एक नई किरण के साथ जन्म ले रहा था। निकिता कार की पिछली सीट में सो रही थी। उसकी बगल में सिद्धार्थ उसे पकड़कर लेटा हुआ था। उसने बटन प्रेस करके कार के रूफ टॉप ओपन किया। रूफ टॉप खोलने पर सूरज की किरण निकिता के चेहरे पर पड़ने लगी। सूरज की रोशनी चेहरे पर पड़ते ही वह हाथ चेहरे के सामने रखते हुए बोली, सिद्धार्थ प्लीज बंद करो इसे। सिद्धार्थ ने कहा, सुबह हो गई है, उठो। निकिता बोली, प्लीज कुछ देर और सोना है। फिर से उसे कस के हक कर लिया। सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा। तभी निकिता के कानों में घोड़े की आवाज सुनाई दी। घोड़े की आवाज सुनकर निकिता आंखें खोलकर झट से बैठ गई। आसपास कोई घर दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ पेड़ों के सिवा। उसने देखा वहां पर बहुत सारे घोड़े थे। उसने मुड़कर सिद्धार्थ से पूछा, ये तुम मुझे कहाँ ले आए? सिद्धार्थ ने कहा, तुमने कहा शहर से दूर, पॉल्यूशन से दूर कहीं ले जाओ, तो ले आया। तब निकिता हैरानी से बोली, तुम ये कैसे कर लेते हो? पिछली बार मेरे कहने पर तुमने मुझे आइलैंड पर छोड़ दिया और आज पता नहीं तुम मुझे कहाँ ले आई। तब सिद्धार्थ ने कहा, जहाँ कहीं भी हो, मैं हूं ना तेरे साथ। निकिता नीचे उतर गई। उसे वह जगह बहुत अच्छी लगी। वह खुशी से चिल्लाने लगी। फिर उसने कहा, सिद्धार्थ मुझे हॉर्स राइडिंग करनी है। सिद्धार्थ ने कहा, जरूर। तब निकिता पप्पी फेस बनाकर बोली, मुझे नहीं आती। सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़कर एक सफेद घोड़े के पास ले आया। फिर उसके हाथ को धीरे से घोड़े के शरीर पर फेरने लगा। निकिता को बहुत अच्छा लग रहा था। वह मुस्कुराकर बोली, कितना सॉफ्ट है। सिद्धार्थ ने निकिता को घोड़े के ऊपर चढ़ने में मदद की और उसके पीछे बैठ गया। फिर सिद्धार्थ ने निकिता से पूछा, तो फिर रेडियो? निकिता बहुत एक्साइटेड थी। वह आगे देखते हुए हाँ कहा। तब सिद्धार्थ ने घोड़े का लगाम खींचा। लगाम खींचने पर घोड़े आवाज करके दौड़ने लगे। जब पहला झटका लगा, निकिता डर गई। फिर उसके बाद उसे बहुत अच्छा लगने लगा। निकिता ने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि उसकी लाइफ में वह एक दिन हॉर्स राइडिंग भी करेगी। उसने मुड़कर सिद्धार्थ के गाल पर किस किया और कहा, थैंक यू सो मच। सिद्धार्थ ने पूछा, अच्छा लग रहा है? निकिता बोली, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे घोड़े आगे बढ़ रहे थे, निकिता की नज़र दूर एक फार्म हाउस पर पड़ी। वह देखने में बहुत खूबसूरत नज़ारा था। आसपास हरियाली ही हरियाली, हर तरह के पेड़ पौधे, और उसके साथ वहां पर कुछ फार्म एनिमल्स भी थे। जैसे भी उस फार्म के नज़दीक आए, सिद्धार्थ ने घोड़े का स्पीड कम किया। निकिता ने कंफ्यूजन में पूछा, यह किसका फार्म हाउस है? सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा। वह नीचे उतर गया और निकिता को भी नीचे उतारा। निकिता आसपास का नज़ारा देखते हुए आगे बढ़ रही थी। उसने वहां पर गाय, मुर्गियां, भेड़ें, और तभी उसकी नज़र खरगोश पर पड़ी। खरगोश को देखकर खुशी से उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भागने लगी, लेकिन वह कहाँ उनके हाथ आने वाले थे। फिर भी उसने कोशिश नहीं माना। उसने एक खरगोश पकड़ ही लिया और सिद्धार्थ को दिखाते हुए बोली, सिद्धार्थ देखो कितना क्यूट है। सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर सिर्फ हाँ कहा। फिर निकिता की नज़र बतख पर पड़ी। वह एक छोटा सा पॉन्ड था। उसमें बहुत सारे बतख थे। उसे पकड़ने के लिए निकिता पानी में उतर गई। यह देखकर सिद्धार्थ ने कहा, ये तुम क्या कर रही हो? निकिता ने कुछ नहीं कहा। वही छोटी बच्ची की तरह बिहेव कर रही थी। सिद्धार्थ उसे वापस ऊपर आने को कह रहा था, लेकिन वह उसकी बात मान ही नहीं रही थी। तो सिद्धार्थ अपनी हार मानकर वहां एक पत्थर के ऊपर बैठ गया और उसे देखने लगा। वह कितना खुश लग रही थी। उसका मुस्कुराता चेहरा देखकर सिद्धार्थ को बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ मिनट बाद निकिता पानी से बाहर आई। सिद्धार्थ ने व्यंग से कहा, मिला बतख? पकड़ लिया? निकिता पपी फेस बनाकर बोली, एक भी हाथ नहीं लगा। फिर जैसे निकिता उसके पास जाने लगी, सिद्धार्थ ने उसे इशारे में दूर रहने को कहा। उसके हाथ में कीचड़ का पानी था। उसके पूरे कपड़े कीचड़ के पानी से भीगे हुए थे। उसके चेहरे पर भी लगा था। उसके हाथ पैर बहुत गंदे लग रहे थे, लेकिन निकिता उसकी बात नहीं सुनी। वो आगे बढ़कर सिद्धार्थ के गाल खींचकर शरारत से बोली, सो स्वीट। तब सिद्धार्थ ने गुस्से में आंखें बंद कर ली। ये देखकर निकिता मुस्कुराकर उसकी नाक पर किस करके बोली, गुस्सा करने पर भी बहुत क्यूट लगते हो। अब सिद्धार्थ क्या ही कर सकता था। वह चुप हो गया।
निकिता के हाथ का कीचड़ सिद्धार्थ के गाल पर भी लग गया। यह देखकर निकिता जोर जोर से हंसने लगी। फिर उसने खुद को देखा, वह कितनी गंदी लग रही थी। उसने कहा, हम घर कैसे जाएंगे, और मुझे भूख भी लगी है। फिर अपनी नज़र घुमाकर बोली, क्या यहाँ पर खाने में भी कुछ मिलेगा कि नहीं? सिद्धार्थ ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, क्या खाना पसंद करोगी? अपनी नज़र घुमाकर ठीक से देखो, हर तरफ खाना ही खाना है। सिद्धार्थ वहां के पेट एनिमल्स को दिखा रहा था। यह देखकर निकिता आंखें छोटी करके उसे घूर कर बोली, उसे हम कैसे खा सकते हैं? सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर निकिता को उसे फॉलो करने को कहा। वह निकिता को फार्म की दूसरी तरफ ले गया। फार्म की कुछ दूरी पर एक घर था। निकिता ने पूछा, ये किसका घर है? सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा, दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया और हिचकिचाते हुए नॉक किया। जब कुछ सेकंड बाद भी कोई आकर दरवाजा नहीं खोला, तो सिद्धार्थ घर के पीछे गया और पीछे के दरवाजे से अंदर एंटर हुआ। निकिता बहुत कंफ्यूज थी। सिद्धार्थ को कैसे पता चला कि घर के पीछे भी एक दरवाजा है और खुला है? जैसे ही उन लोगों ने घर के अंदर एंटर किया, उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी किचन में कुछ काम कर रहे थे। लगता है उन्हें नॉक करने की आवाज़ सुनाई नहीं दी, लेकिन जब उन्हें महसूस हुआ कि उनके पीछे कोई है, तब उन्होंने कहा, 10 साल बाद इस नाना की याद आई, कहकर पीछे मुड़े। यह सिद्धार्थ के नाना गौतम जी थे। उनका उम्र 75 साल के आसपास था। उनके बाल पूरे सफ़ेद हो गए थे। गोरा रंग, हाइट लगभग सिद्धार्थ जितना ही था, लेकिन उम्र होने के बावजूद भी वह बहुत हेल्दी और फिट एंड फाइन नजर आ रहे थे। सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा। वह आगे बढ़कर नानू को गले लगाया। सालों बाद सिद्धार्थ को देखकर उनकी आंखों में आंसू तैर गए। उन्होंने कहा, मुझे यकीन था कि एक दिन तुम जरूर आओगे नानू से मिलने, इसलिए मैंने पिछला दरवाजा हमेशा तेरे लिए खुला रखा था, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें सामने वाले दरवाजे से आने की आदत नहीं है। यह सुनकर सिद्धार्थ मुस्कुराकर नानू से अलग हुआ और कहा, आपको अभी भी याद है? तब उन्होंने उसके गाल छूकर कहा, तुमसे जुड़ी कोई भी बात हम कैसे भूल सकते हैं? फिर उनकी नज़र सिद्धार्थ के पीछे खड़ी निकिता पर पड़ी, जो कंफ्यूजन और हैरानी के मिले जुले एक्सप्रेशन में उन दोनों को देख रही थी। उन्होंने पूछा कि यह लड़की कौन है? सिद्धार्थ ने निकिता को आगे बुलाया और कहा, यह निकिता है, आपकी पोती। गौतम जी हैरानी से निकिता को देखने लगे। निकिता मुस्कुराकर अपने हाथ जोड़ ली। फिर उन्होंने कंफ्यूजन में पूछा, तुमने शादी कर ली? हमें एक बार भी नहीं बताया। उनके सवाल पर सिद्धार्थ ने मन में कहा, मुझे खुद नहीं पता था, तो मैं आपको कैसे बताऊं? फिर सिद्धार्थ ने कहा, मैं आपको बाद में बताता हूँ नानू, पहले फ्रेश तो होने दीजिए। गौतम जी को अभी उनके सवालों का जवाब चाहिए था, लेकिन जब उनकी नज़र निकिता पर पड़ी, उन्होंने कहा, उसे अंदर कमरे में ले जाओ, दोनों फ्रेश होकर आ जाओ, मैं तब तक कुछ बनाता हूँ। जब वे दोनों कमरे की ओर बढ़ रहे थे, गौतम जी ने कहा, अलमारी में तुम्हारी माँ के कपड़े हैं, उस बच्ची को दे दो। कमरे में आने के बाद निकिता मुड़कर सिद्धार्थ से सवाल करने लगी, सिद्धार्थ तुम्हारे नानू हैं? तुमने आज तक मुझे बताया नहीं, कब बताने वाले थे? तब सिद्धार्थ ने कहा, अब हम यहाँ पर हैं तो तुम्हें खुद सब कुछ पता चल जाएगा। अब जाकर फ्रेश होकर आ जाओ। फिर उसने अलमारी से उसकी माँ की साड़ी निकालकर निकिता को देते हुए कहा, यह मेरी मॉम की है, बहुत पुरानी साड़ी है। निकिता उसे अपने हाथ में लेकर देखने लगी। बहुत पुराना था, लेकिन अभी भी बहुत अच्छी कंडीशन में थी। वह प्योर कॉटन का था। तब सिद्धार्थ ने कहा, नाना और नानी को हमेशा नेचुरल चीज पसंद होती हैं, तो वह अपने आसपास के लोगों को भी ऐसे ही देखना पसंद करेंगे। अब इससे काम चला लो, मैं कुछ और इंतजाम करता हूँ। निकिता ने ओके कहा और बाथरूम में चली गई। सिद्धार्थ भी जाकर दूसरे कमरे में फ्रेश होने लगा। कुछ मिनट बाद जब वह निकिता को बाहर ले जाने के लिए कमरे में आया, उसने देखा निकिता साड़ी की प्लेट्स ठीक कर रही थी। पीच कलर की साड़ी में वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। वह धीरे से उसके पास आया। निकिता ने साड़ी ठीक करते हुए पूछा, क्या मैंने इसे ठीक से पहना है? अच्छी तो लग रही हूँ। सिद्धार्थ ने धीरे से उसके बाल कान के पीछे लगाते हुए कहा, नानू बाहर हमारा इंतजार कर रहे हैं, वरना तो मुझे कमरे से बाहर जाने का दिल नहीं कर रहा। सिद्धार्थ की बात सुनकर निकिता शर्माने लगी। सिद्धार्थ ने उसे खुद से सटाकर कहा, चलो बाहर चलते हैं, बाद में शर्माना। निकिता ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। फिर दोनों बाहर आ गए। कुछ देर पहले नानू ने निकिता को ठीक से नहीं देखा था। अब निकिता को उनकी बेटी की साड़ी में देख रहे थे। वो बहुत प्यारी लग रही थी। सिद्धार्थ और उसकी जोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। निकिता उसके पास आई और उनके पैर छू लिए।
गौतम जी ने उसे उठाते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, खुश रहो। फिर तीनों जाकर ब्रेकफास्ट पर बैठ गए। खाते हुए नानू ने पूछा, आप बताओ। तब सिद्धार्थ ने कहा, आपको याद है माँ की फ्रेंड अनु आंटी? गौतम जी ने हाँ में से हिलाया। तब सिद्धार्थ ने कहा, यह उनकी बेटी है निकिता। फिर सिद्धार्थ ने जो कुछ भी हुआ वह सारी बातें बता दी। सिद्धार्थ की बातें सुनकर गौतम जी दोनों को हैरानी में देख रहे थे, खासकर निकिता को। निकिता ने नजर नीचे कर लिया था। उसकी बात सुनकर गौतम जी ने कहा, सब किस्मत का खेल होता है, कौन कब कहाँ किससे मिले, लेकिन जो कुछ भी हो बहुत अच्छा हुआ। ये बहुत प्यारी है, बाप के ऊपर नहीं गई, अनु की तरह है। उनकी ये बात सुनकर निकिता ने पूछा, नाना जी आप मेरे पापा को जानते हैं? तब उन्होंने कहा, हाँ मैं सबके बारे में जानता हूँ, इसलिए तो उस शहर से दूर मैं यहाँ रहता हूँ। निकिता ने पूछा, आप मुझे बताएंगे कि आप उनके बारे में क्या जानते हैं? तब नानू ने कहा, तुम्हारा बाप कमीना इंसान है, उसने कभी अनु से प्यार नहीं किया था। निकिता कंफ्यूजन में पूछती है, ठीक से बताइए ना नानू कि आप क्या जानते हैं? तब नानू ने कहा, आयशा और अनु बचपन की सहेलियां थीं। वह दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहती थीं। देखने में ऐसा लग रहा था कि दोनों बहनें हैं। आयशा और अनु दोनों एक साथ कॉलेज पढ़ते थे। महेंद्र और शशांक ये भी उसी कॉलेज में पढ़ते थे। महेंद्र एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। उसे जल्दी अमीर होने का शौक था, इसलिए उसने तुम्हारी माँ अनु को फंसाया। फिर जब उसे पता चला कि अनु कोई अमीर घर की लड़की नहीं है, तब वह उसे छोड़ देना चाहता था, लेकिन हो नहीं सका। उसने उससे शादी कर ली। अनु चाहे अमीर घर की लड़की नहीं है, लेकिन उसके पीछे जो लोग हैं वह अमीर घर के हैं, तो उसे सपोर्ट मिलेगा, यही सोचा था उसने। बेचारी अनु को तो तुम्हारे पापा के इरादे के बारे में पता ही नहीं था। शादी होने के बाद उसका असली चेहरा उनके सामने आया। अनु डरने वाली लड़कियों में से नहीं थी, वह दूसरी लड़कियों को सीख देने वाली लड़की थी। महेंद्र के साथ ही रहकर उसे सबक सिखाना चाह रही थी, उसे अच्छे रास्ते पर लाना चाह रही थी, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। मेरे दोनों बच्चों को एक साथ बुला लिया। निकिता को अपनी माँ के बारे में सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसके साथ अपने पापा के बारे में भी जानकर उसे बहुत बुरा लग रहा था। निकिता का चेहरा देखकर गौतम जी टॉपिक चेंज किया। फिर कहा, तुम्हारी नानी होती तो खुश हो जाती कि हाँ मेरे पोते ने एक बहुत प्यारी लड़की से शादी की है, ना कोई अंग्रेजी लड़की से। बेचारी तो डर गई थी तुम्हारे दोस्तों को देखकर। तब सिद्धार्थ ने कहा, नानू मैं फॉरेन में पढ़ता था, तो मेरे दोस्त सब वही होंगे, इसमें डरने की क्या बात थी? तब निकिता बीच में बोली, नानू इसने नहीं ढूंढा, वह मैं थी जिसने शादी के लिए पूछा था, वरना ये तो अभी भी उन फाइलों में उलझा हुआ रहता। तब सिद्धार्थ ने उसे घूर कर कहा, तुमने मुझे इसलिए पूछा क्योंकि तुम्हें पता नहीं था कि मैं कौन हूँ। अगर पता होता कि मैं कौन था, तब तुम मुझसे पूछने की हिम्मत करती? सिद्धार्थ के सवाल पर निकिता पूरे एटीट्यूड के साथ बोली, हाँ पूछती, क्या तुम इंसान नहीं हो? तुम्हारे अंदर फीलिंग्स नहीं है? अगर तुम उस दिन मुझसे शादी ना करते तो मुझे शक हो जाता कि तुम। कहते कहते रुक गई, क्योंकि सिद्धार्थ की गहरी आंखें उसे घूर रही थी। उसकी एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल गई थी। उसने अपनी नज़र गौतम जी की तरफ की। वह भी उसे एकटक देख रहे थे, तो वो चुप हो गई और अपनी नज़र नीचे करके खाने लगी। निकिता को ऐसे अचानक चुप होता हुआ देखकर नानू हंसने लगे। नानू को हंसता हुआ देखकर निकिता भी अजीब सी हंसी हंसने लगी। सिद्धार्थ दोनों को गुस्से में घूरने लगा। ब्रेकफास्ट के बाद निकिता नानू के साथ पूरे फार्म हाउस घूमकर देखती है। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। गौतम जी ने उसे दिखाया कि वह जो सब्जी खाने में इस्तेमाल करते हैं वह सब उन्हीं के फार्म के हैं। कोई पेस्टिसाइड्स और कोई केमिकल्स मिक्स नहीं करते, एकदम नेचुरल तरीके से उगाते हैं। वहाँ के फार्म एनिमल भी नेचुरल तरीके में बड़े होते हैं। जल्दी बड़े होने के लिए इंजेक्शन वगैरह कभी इस्तेमाल नहीं करते। गौतम जी नेचर लवर थे। निकिता ने गौतम जी से पूछा, नानू आप बचपन से ही यही करते थे या फिर आपको ये शौक बीच में हुआ था? तब गौतम जी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बचपन और मेरा जवानी पूरी मैं शहर में ही था, लेकिन मेरी इच्छा थी ऐसी जिंदगी बिताने की। बच्चे बड़े हो गए, शादी हो गई, तो और क्या चाहिए था। बहुत जिंदगी जी लिया शहर में। नानी और मैंने डिसाइड किया कि हम शहर से दूर एक दुनिया बसाएंगे। सब कुछ बच्चों को छोड़कर आ गए यहाँ पर। उसे मुझे जल्दी छोड़कर जाने का शौक था, मुझे यहाँ पर अकेले छोड़कर चली गई। फिर निकिता ने पूछा, आप अकेले यहाँ पर क्या करेंगे नानू? शहर क्यों नहीं आ जाते हम सब हैं?
आप यहाँ अकेले? तब नाना जी ने कहा, अगर मेरी बेटी होती तो एक बार सोचता, लेकिन अब उसकी जगह अशोक ने दूसरी औरत को दे दिया। मैं यहीं ठीक हूँ, मेरी पत्नी की यादों में। नानू के ऐसे कहने पर निकिता ने आगे कुछ नहीं कहा, चुप हो गई। फिर तभी निकिता की नज़र वहाँ के मशरूम पर पड़ी। उसने कहा, नानू मशरूम, ये मेरा फेवरेट है। गौतम जी ने कहा, मेरा और नानी का भी बहुत फेवरेट है, लेकिन क्या करें, सिद्धार्थ ये नहीं खा सकता। निकिता कंफ्यूजन में पूछती है, क्यों? ऐसा कौन होता है कि मशरूम को पसंद ना करे? तब गौतम जी ने कहा, उसे मशरूम से एलर्जी है। निकिता को यह बात पता नहीं थी। उसने कहा, ओह। फिर उसके बाद उसने नाना जी के साथ मिलकर रात का डिनर बनाया। डिनर के बाद वह अपने कमरे में थी, उसे हर्षिता का कॉल आया था। हर्षिता ने पूछा, अरे यार निकी, तुम कहाँ हो आज? ऑफिस भी नहीं आई? तब निकिता ने कहा, मैं सिद्धार्थ के साथ उसके नाना जी के यहाँ आई हूँ। वहाँ का काम आप लोग संभाल लेना, मैं जल्दी आने की कोशिश करती हूँ। हर्षिता ने ओके कहा। फिर निकिता ने पूछा, कल तुम और विक्रम एक साथ थे, तो क्या तुमने तुम्हारे दिल की बात उसे कहा कि नहीं? इस सवाल पर हर्षिता कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर कहा, हाँ, ऑलमोस्ट कह दिया। यह सुनकर निकिता गुस्से में बोली, यह ऑलमोस्ट कह दिया का क्या मतलब है? ठीक से बताओ कि तुमने कहा कि नहीं। हर्षिता बोली, पता नहीं। निकिता मुंह बनाकर बोली, पागल हो, अगर प्यार करते हो तो बता दो, घुमा फिराकर बातें करना बंद करो। तभी कमरे में सिद्धार्थ आया और निकिता को पीछे से अपनी बाहों में भरकर उसे किस करने लगा। निकिता फोन पर बात करते हुए सिद्धार्थ को कह रही थी कि चुप रहो, मैं फोन पर बात कर रही हूँ, लेकिन सिद्धार्थ कहाँ सुनने वाला था। उसने उसे बेड पर धक्का दिया। निकिता का फोन हाथ से छूटकर बेड पर गिर गया। वह फोन उठाने की कोशिश करती है, लेकिन सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ लिया। फोन की दूसरी तरफ से निकिता को बात न करते हुए देखकर हर्षिता कह रही थी, निकिता, आवाज सुनाई नहीं दे रही। वह आवाज कैसी है? तब उसे निकिता की आवाज सुनाई दी। वह हाँफते हुए बोली, फोन कट करो। हर्षिता ने फोन कट कर दिया। फिर वह सोचने लगी कि वह किस तरह की आवाज थी। फिर कुछ सोचते हुए ही उसके गाल शर्म से लाल होने लगे। निकिता सिद्धार्थ को ऊपर से हटाने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़ो मुझे। तब सिद्धार्थ ने उसकी आंखों में देखकर कहा, सुबह तुमने कुछ कहा था कि तुम्हें शक हो जाता। किस बात का शक है? मुझे उस शक को दूर तो करना चाहिए। तब निकिता बोली, अरे मैंने यूं ही कह दिया था, मुझे कोई। बस उसका मुंह बंद। उसके आगे एक शब्द भी नहीं निकला। सिद्धार्थ ने उसके होठों को उसके होठों से लगाकर उसका मुंह बंद किया। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।